नेपाल की जेंजी बगावत की पूरी कहानी। सबसे पहले हम बात करेंगे नेपाल में हुआ क्या, फिर जानेंगे ऐसा हुआ क्यों और आखिर में इस बात पर आएंगे कि भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा। नमस्कार, मैं कोमल झा, देश रोजाना से। नेपाल में भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के खिलाफ सोमवार को सड़क से संसद तक भारी हंगामा हुआ। जेंजी के हजारों प्रदर्शनकारी सोमवार को सड़क पर उतरे। पुलिस ने संसद जा रहे युवकों को रोकने की कोशिश की तो प्रदर्शनकारी हिंसक हो उठे। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि सत्ता में बैठे लोग हम पर फैसला थोप नहीं सकते। साथ ही प्रदर्शनकारी ने कहा कि हम शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने की योजना बना रहे थे, पर जैसे ही हम आगे बढ़े पुलिस ने हिंसा शुरू कर दी, लोगों पर गोलियां चलाई। इन सब की शुरुआत हुई कहां से, चलिए वो बात करते हैं। सुबह 9 बजे जब युवा छात्र ने काठमांडू अलग अलग इलाकों से इकट्ठा होना शुरू कर दिया। 11 बजे तक प्रदर्शनकारी ने शांतिपूर्ण मार्च निकालना शुरू किया और मार्च संसद भवन की ओर बढ़ा। 12:30 बजे तक के करीब प्रदर्शनकारी संसद भवन तक पहुंचे। पुलिस ने उन्हें रोका तो जो युवा थे उन्होंने बैरिकेड्स तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करी। यहाँ से भीड़ बेकाबू हो गई। पेड़ों की टहनियां तोड़ना, पानी की बोतलें फेंकने और सरकार विरोध के नारे लगाने के बाद पुलिस ने सख्ती दिखाई और 1:30 बजे के आसपास पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई। पुलिस ने भीड़ पर लाठीचार्ज, आंसू गैस, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इसी झड़प और आक्रोश में 19 लोगों की मौत हो गई और 350 से ज्यादा घायल हैं, जिसमें सुरक्षाकर्मी और प्रदर्शनकारी दोनों शामिल हैं। दोपहर 2 बजे तक स्थिति इतनी हिंसक हो गई कि युवाओं ने पुलिस पर पथराव और पुलिस ने भी गोलीबारी की। एक ही देश की जनता और सुरक्षा कर्मियों के बीच ऐसी झड़प देखने को मिली जैसे कोई दुश्मन देश के दो सेना आपस में लड़ रहे हों। इसके बाद युवाओं का विरोध की चिंगारी काठमांडू से पोखरा, बुटवल, नेपालगंज, विराटनगर, चितवन यहाँ तक फैल गई। 2:30 बजे तक काठमांडू सहित कई शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया। देश के कई हिस्सों में सेना तैनात की गई। ये कर्फ्यू रात 11 बजे तक लगाने की घोषणा की गई। ये सब शुरू कहां से हुआ, इस पे बात करते हैं। जब संघीय सरकार ने आने से जेंजी में था कि उनको स्थिरता मिलेगी, जो वहाँ की इकोनॉमी है उसको स्थिरता मिलेगी, जॉब बढ़ने की उम्मीद थी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। बस भ्रष्टाचार दिखा और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर नेपो किड और नेपो बेबीज जैसे ट्रेंड भ्रष्टाचार और परिवारवाद को एक्सपोज करने शुरू कर दिया। युवाओं के समूह ने सोशल मीडिया पर ट्रेंड के नाम पर अभियान चलाए। युवाओं ने इस पर राजनीतिक परिवारों और बच्चों की आलीशान जिंदगी का उजागर किया और हजारों पोस्ट वीडियो किए, जिसके जरिए #नेपोकिड्स, #नेपोबेबीज, #पॉलिटिशियंस नेपो बेबी नेपाल जैसे हैशटैग का इस्तेमाल किया। कई यूजर्स ने खुलकर लिखा कि जब आप नेताओं के बच्चों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि करदाताओं की कमाई से उनकी लग्जरी लाइफ फंड होती है। तो असफलता और संघर्ष में भारी अंतर दिखता है। टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म पर नेपोकिड्स ने महंगी विदेशी छुट्टियां, डिजाइनर बैग्स, लग्जरी कारें, जिनकी तुलना आम युवकों के संघर्ष से की, जहां उन्होंने साफ साफ दिखाया गया कि राजनेताओं के बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, घूम रहे हैं और आम जनता सिर्फ संघर्ष कर रही है। कुछ आयोजक जैसे कि हैमी नेपाल ने इस ट्रेंड को धरने से सड़क पर पहुंचाया। उन्होंने सोशल मीडिया के इस्तेमाल, रूट जानकारी देने, छात्राओं को प्रोटेस्ट में शामिल होने, सुरक्षा की बात साझा करने के लिए किया। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर जो ग्रुप ट्रेंड की डिजिटल एनर्जी थी उसको वास्तविक रूप में ले आए और ये सब बगावत में तब बदल गया जब नेपाल सरकार ने 3 सितंबर को फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, व्हाट्सएप, एक्स के साथ साथ 26 ऐप साइट्स पर बैन लगा दिया और वजह बताया, इन प्लेटफॉर्म ने आईटी मिनिस्ट्री में रजिस्ट्रेशन नहीं करा। सरकार का कहना था कि ये प्लेटफॉर्म बिना अनुमति के चल रहे हैं, फर्जी खातों के जरिए अपराध बढ़ रहा है।
राष्ट्रीय सुरक्षा और समाज की शांति खतरे में है। विदेशी कंपनियां स्थानीय कानूनों का पालन नहीं कर रही है। पीएम ओली ने यह भी कहा कि राष्ट्र की गरिमा और स्वतंत्रता कुछ लोगों की नौकरी से बड़ी है, हमें कानून का पालन कराना ही होगा। दूसरी तरफ विपक्ष का ये कहना था कि सरकार की विरोधी आवाजों को दबाने की एक कोशिश है और प्रदर्शनकारियों की मुख्य जो मांगे थी उनकी बात की जाए तो सबसे पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का प्रतिबंध हटाया जाए, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हो, युवाओं की आवाज सुनी जाए, लोकतंत्र और अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता यानी कि एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम की रक्षा की जाए। सोशल मीडिया को बैन करना असली समस्या से ध्यान हटाना है। युवाओं का कहना था कि बेहतर शिक्षा, रोजगार, ट्रांसपेरेंसी चाहिए, ना कि डिजिटल कंट्रोल। नेपाल के युवाओं ने ये नारा भी दिया कि करप्शन बैन करो, ना कि कनेक्शन। अब बात करते हैं भारत की, तो भारत सरकार का इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आया। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि नेपाल में किसी भी अस्थिरता भारत के हित में नहीं है, चाहे राजनीतिक हो, आर्थिक हो या सोशल मीडिया से जुड़े मामले हो। राजशाही से लोकतंत्र अपनाने वाला ये देश नेपाल पिछले तकरीबन 20 सालों से जनता की आकांक्षाओं पर खड़ा नहीं उतर पाया है। जनता असंतुष्ट है, अव्यवस्था और भ्रष्टाचार का वहां पर बोलबाला है। चीन का हस्तक्षेप भी ज्यादा है और जिस तरह से यहाँ पर जल्दी सरकार बदलती रही है, इससे ये तो साफ होता है कि लोकतंत्र असफल हो चुका है और फिर जिन पर विश्वास किया गया कि वो लोकतंत्र को आगे बढ़ाएंगे, जिनको इस जिम्मेदारी सौंपी गई, वो भी असफल हो चुके हैं। अब नेपाल की ये अस्थिरता लंबे समय तक चलती रही तो भारत और नेपाल के खुले बॉर्डर के साथ साथ ये भारत के हित में तो नहीं होगा। साथ ही नेपाल में चीन की जो दखलंदाजी है वो पहले से ही भारत के लिए चिंता का विषय है। धन्यवाद। मेरा नाम है कोमल झा। देखते रहिए बाकी के अपडेट्स के लिए देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।